चैप्टर 2 पर आधारित क्वेश्चन हल करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र E बराबर ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप में यदि मूल बिंदु पर विभव V0 हो तो बिंदु x0 y0 पर विभव क्या होगा। ओके, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम करेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम लोग फिगर बनाएंगे। कैसे ड्रा करेंगे, तो दिया है कि मूल बिंदु पर विभव V0 है, इसका मतलब हम लोगों को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम खींचना है। ये रहा x, ये रहा y, हो गया। ये अपना मूल बिंदु है 0 0, ओके, और मूल बिंदु है 0 0 और इस पर विभव दिया हुआ है V0, ओके। और बिंदु x0 y0 पर विभव पूछा है, तो x0 y0 तो पहले कोऑर्डिनेट पहले चतुर्थांश में होगा, आप लोग जानते हैं, ओके। चतुर्थांश को इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं, तो मैं क्वाड्रेंट ही बोलूँगा, ओके। तो पहले क्वाड्रेंट में अगर कोई बिंदु होता है तो वो धनात्मक ही दिखाया जाता है। तो x0 y0 धनात्मक हैं दोनों, तो पहले क्वाड्रेंट में रहेंगे। तो मान लेते हैं कि x0 y0 यहाँ पर है, x0 y0, ओके। इस बिंदु पर विभव पूछा गया है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र एक समान दिया हुआ है और E इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप दिया गया है। इसका मतलब है कि जो विद्युत क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु से किसी कोण पर ही होगा, ओके। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस दिशा में, तभी तो इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा ई एक्स, एक कंपोनेंट इधर जाएगा ई वाई, ओके। और ये एक समान है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र को हम लोग समांतर रेखाओं से प्रदर्शित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और यहाँ पे V0 दिया है और इस बिंदु पर हम लोगों को पूछ दिया गया है, इसको मान लेते हैं बिंदु P है। तो इस बिंदु पर विभव पूछा गया है। अब ये फिगर बन के तैयार है और यहाँ पे दिखा भी देंगे कि ये E की दिशा है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, हम लोग जा रहे हैं इस बिंदु से इस बिंदु की ओर, जो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, यानी कि हम लोग अपना विस्थापन जो है वो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही विस्थापन हो रहा है, ठीक है। तो अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापन होता है तो इसका मतलब है कि विभवांतर ऋणात्मक होगा। नहीं समझ में आया तो पहले लिख लेते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है। माना बिंदु P, एग्ज़ाम में आप लोग इसी तरह से लिखेंगे, इसमें मैं लिखना सिखा दे रहा हूँ, इसके बाद आप लोग खुद से लिखेंगे, ओके। माना बिंदु P बराबर x0 y0, ओके, और मूल बिंदु O है, तो ये हो गया मूल बिंदु O, जो कि हमेशा ओरिजिन को O से ही दर्शाया जाता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा चित्रानुसार प्रदर्शित की गई है। आप लोग जो भी काम करेंगे उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे, प्रदर्शित की गई है, ओके। दिया गया है E बराबर ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप तथा V00 ये बताता है कि विभव 0 0 बिंदु पर V0 है, ठीक है। जहाँ V00 मूल बिंदु पर
विभव प्रदर्शित करता है। ओके, अब आगे माना बिंदु P पर विभव V है तो विभवांतर की परिभाषा अनुसार आप लोगों को पता है कि अगर हम लोग किसी धन आवेश को, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दिया नहीं गया है कि हम लोग मूल बिंदु से किस आवेश को हम लोग विस्थापित कर रहे हैं बिंदु P तक। तो अगर नहीं दिया गया रहता है तो हम लोग मानते हैं कि वो धन आवेश ही है। ठीक है, तो अगर धन आवेश हम लोग यहाँ से मूल बिंदु से बिंदु P पर लेके जा रहे हैं तो विभवांतर की परिभाषा कहती है कि अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु बराबर होता है माइनस W के। तो अंतिम बिंदु तो यहाँ पे P है, तो हम लोग लिखेंगे V माइनस V00, ओके, बराबर, इसको आप लोग x0 y0 भी लिख सकते हैं। ओके, जिससे हमको पता चल जाएगा कि हम लोग किस बिंदु पर निकाल रहे हैं, x0 कामा y0। ओके, तो ये आएगा माइनस W के बराबर, जहाँ W बराबर एकांक आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य ये है। अगर एकांक आवेश नहीं रहता तो हम लोगों को लिखना पड़ता है W/Q। तो हम लोग एकांक आवेश पहले ही बता दिए कि ये कार्य जो है एकांक आवेश को विस्थापित करने में किया गया है। ओके, तो हमको पता है कि V x0 y0 पे हमको निकालना है विभव x0 y0, और ये बराबर चला जाएगा कि V00 पे मान हमको पता है V0 है, माइनस W का मान क्या होगा। तो आप लोगों ने ये पढ़ा है, इसको मत लिखिएगा इसलिए ब्रैकेट में बना रहा हूँ, W बराबर F.R, F जो कि आवेश के लिए Q इंटू E.R, ये डाट है, ये तो गुणा है, ठीक है, E.R इतना होता है। तो एकांक आवेश के लिए अगर हम लोग निकाल रहे हैं कार्य तो हम लोग लिखते हैं W/Q बराबर E.R, है ना। तो यहाँ पे एकांक आवेश के लिए ही W लिख दिया है, तो इसको W डैश कर देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये W पहले से ही एकांक आवेश के लिए है, ये W, तो E.R हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा E.R, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि W बराबर E.R एकांक आवेश के लिए। अगर आवेश Q होता तो F.R होता, और F का मान हम लोग लिखते QE, है ना। तो अब हमको इसमें सारे मान पता हैं, सारे मान रख देंगे। हाँ, एक और बात, R कितना होगा। तो आपको पता है कि किसी बिंदु का अगर हम लोगों को निर्देशांक दिया है तो हम लोग स्थिति सदिश निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो हमको निकालना है Vx0 y0, ये हो गया V0 माइनस E का मान दिया हुआ है EXI कैप प्लस EYJ कैप, ये तो दिया है, डाट R का मान होगा X0I कैप प्लस Y0J कैप। ओके, क्योंकि बिंदु अगर दिया है निर्देशांक, तो निर्देशांक दिया है तो मूल बिंदु के सापेक्ष में स्थिति सदिश तो इतना ही होता है। तो यहाँ पे बिंदु x0 y0 दिया है, इसलिए यहाँ पे x0i कैप प्लस y0j कैप। ओके, अब इसको गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा Vx0 y0 बराबर V0 माइनस
ई एक्स एक्स जीरो प्लस, ये ब्रैकेट में लिखिए, प्लस ई वाई वाई ज़ीरो। आई डॉट आई बराबर 1 होता है, जे डॉट जे बराबर 1 होता है, बाकी सब जीरो होते हैं, तो इतना आ जाएगा। अतः भी एक्स जीरो वाई ज़ीरो पर कितना हो गया, भी ज़ीरो माइनस ई एक्स ज़ीरो माइनस ई वाई ज़ीरो, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया है। तो मेरे पास आप लोगों के लिए इसी क्वेश्चन पर आधारित 2 होमवर्क है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग उसको करने का प्रयास करिएगा। तो ये HW है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि यहीं पे ख़त्म हो गया क्लास, है ना। तो एक क्वेश्चन पहला ये है, दिया गया है कि किसी क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप न्यूटन पर कूलाम है। यदि मूल बिंदु पर विभव शून्य माना जाए तो बिंदु 2 मीटर 2 मीटर पर विभव की गणना कीजिए। तो ये तो एकदम सेम टू सेम ऊपर वाले क्वेश्चन पर आधारित है, और अगर आप देखें तो केवल यही फार्मूले में ये सारे मान रख दिए जाएंगे तो हमको आंसर भी मिल जाएगा, है ना। तो ये तो आप लोग कर लेंगे। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जो आपसे पूछ रहा है, एक आवेशित कण का वैद्युत क्षेत्र E बराबर ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप में विस्थापन R बराबर ए आई कैप प्लस बी जे कैप होता है। ओके, यदि कण पर आवेश Q हो तो ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, तथा नंबर 2 है, अगर हम लोग कोई बाह्य बल लगाएं तो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य बताइए। तो एक बात यहाँ पर याद रखेंगे कि जो भी बाह्य बल लगाया जाएगा वो हमेशा क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगाया जाएगा। यहाँ पर दिया नहीं गया है, लेकिन अगर बाह्य बल लगाया जाता है तो विपरीत दिशा में ही माना जाता है, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, इसका मतलब विस्थापन क्षेत्र में ही हो रहा है, क्षेत्र की दिशा में ही हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग ये दोनों क्वेश्चन कर लेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, समान आकार के 2 सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। प्रत्येक पर प्लस Q कूलाम आवेश है तथा वे एक दूसरे को 10⁻⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। समान आकार का एक तीसरा गोला C पहले गोले A को स्पर्श करता है और फिर B को स्पर्श करता है। इसके पश्चात A और B के ठीक बीच में रख दिया जाता है। तो C पर लगने वाले परिणामी बल की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन है। ओके, ये भी एक आसान क्वेश्चन है, और चलिए हम लोग इसको हल करने का प्रयास करते हैं। और आप लोग याद रखेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक तो आप लोगों को समझने के लिए भी, और दूसरा आप लोगों के नीट एग्ज़ाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ज़्यादा इजी भी नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 सुचालक गोले हैं। तो मान लेते हैं एक गोला ये रहा, दूसरा गोला ये रहा। ये गोला है A, ये गोला है B, ठीक है। आप लोग भी इसी गोले से हैं ना। चलिए ठीक है, आजकल ई गोला पे रहने लायक नहीं है, कोरोना फैल गया है। ये दोनों चालक गोले एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे गए, दिया गया है। तो मान लेते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से R दूरी पर रखे गए हैं। ओके, और बताया गया है कि इन दोनों गोलों पर आवेश प्लस Q इस पर भी है, प्लस Q इस पर भी है। इसका मतलब ये पक्का है कि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये सारी बातें आप लोग लिख लेंगे। मैं सीधे यहाँ से शुरू करता हूँ। दिया है, कैसे दिया है, F बराबर 10⁻⁻5 न्यूटन। तो इन दोनों के बीच जो बल लग रहा है वो 10⁻⁻5 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लग रहा है, ठीक।
अब आगे बोला गया है कि समान आकार का, इन दोनों के आकार तो समान है ही, एक तीसरा समान गोला है सी, जो पहले ए को स्पर्श कराया गया, फिर बी को स्पर्श कराया गया, और इसके पश्चात ए और बी के ठीक बीचों बीच रख दिया गया। तो मान लेते हैं ये प्रारंभिक स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति है, और ये अंतिम स्थिति है जिसमें ए और बी यहाँ पे रखे गए हैं और सी ठीक इसके बीचों बीच रख दिया गया है। तो ये हो गया ए, ये हो गया सी, ये हो गया बी। इन दोनों के बीच की दूरी तो हमको पता है कि r है, इसका मतलब इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी एकदम सेम होगी, जो कि r/2 और r/2 होगी। इतना तो पता चल गया। लेकिन अब हमको आवेश पता करना है, आवेश पता नहीं है। तो एक बात तो आप लोग जानते हैं, इसको मैं समझाने के लिए बता देता हूँ कि किसी चालक गोले पर विभव हम लोग निकाल सकते हैं v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r वाले फार्मूले से, जहाँ r क्या होगा, गोले की त्रिज्या होगी। तो मान लिया अगर इसकी गोले की त्रिज्या r है, जो कि यहाँ पे लिखना नहीं है, ना ही उसकी ज़रूरत है, ये केवल आपके समझने के लिए, ठीक है। तो इन तीनों की त्रिज्या तो समान है, एक बात तो पक्का है। और आप लोगों ने विभव की परिभाषा और स्थितिज ऊर्जा को पढ़ते समय ये जान लिया था कि उसमें एक क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि पानी बहता क्यों है, तो आंसर मिला था विभवांतर के कारण। तो उसी तरह का विभवांतर हमारे इस कंडीशन में भी है, ठीक है। तो पहले क्या है, गोले सी पर कोई विभवांतर नहीं था, मतलब विभव कोई जीरो था एकदम, क्योंकि कोई आवेश नहीं है तो विभव जीरो होगा। जैसे क्यू जीरो करेंगे विभव जीरो हो जाएगा। लेकिन इस पर क्यू आवेश है और इसकी अगर त्रिज्या आर ही है तो भी बराबर इतना होगा। ओके, अब इन दोनों को स्पर्श करा दिया हमने, तो इन दोनों के बीच तो विभवांतर है, तुरंत आवेश बहना शुरू हो जाएंगे। और आवेश कब तक बहेंगे, पानी कब तक बहता है, जब तक विभवांतर बना रहता है। जैसे ही समान तल में पहुंच जाएंगे, जैसे कि पानी के लिए मैं बताया था कि अगर एक बर्तन सीधा सीधा रखा गया है तो इसका मतलब है कि पानी तो बाहर जाने वाला नहीं है, नहीं इधर नहीं इधर। लेकिन अगर हम थोड़ा सा हल्का सा इसको उठा दें, ऐसे कर दें, तो पानी तुरंत बहने लगता है। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में विभवांतर आ जाता है, लेकिन इस कंडीशन में विभवांतर नहीं है। ओके, तो जब तक ये आवेश रहित थे तब तक तो विभवांतर नहीं था, लेकिन अब ए और बी पर आवेश हैं, सी पर कोई आवेश नहीं है। जैसे ही सी को हम लोग ए से टच कराएंगे विभवांतर होगा और आवेश बहना शुरू करेंगे। कब तक बहेंगे, जब तक विभव बराबर नहीं हो जाते। ओके, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि Q आवेश केवल R त्रिज्या पे वितरित है, लेकिन जैसे ही इसको स्पर्श कराएंगे अब Q आवेश को 2R त्रिज्या में वितरित होना पड़ेगा। एक तो R त्रिज्या का ये है, एक R त्रिज्या का ये है। तो जैसे ही अब ये आवेश ये गोला इस गोले के संपर्क में आएगा, ये आवेश इस गोले पर भी जाने लगेंगे। कब तक जाएंगे, जब तक विभव बराबर न हो जाए। तो वो विभव बराबर होगा तो होगा कितना, ठीक इसका एवरेज हो जाएगा। पहले पर कितना विभव था, 0, दूसरे पे कितना विभव था भी, तो एवरेज कर देंगे तो पहले का और दूसरे का योग करके 2 से भाग दे देंगे, यानी कि v/2 हो जाएगा। यहाँ से भी देख सकते हैं कि पहले r पे था, अब क्या होगा, आसान भाषा में समझते हैं कि पहले होना क्या है कि ए गोले पर जो विभव था वो बी गोले के विभव के बराबर होना चाहिए, तभी आवेश का प्रवाह रुकेगा। और स्पर्श कराने पे यही होता भी है। तो ए गोले का है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r और बी गोले का होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। इन दोनों का विभव है ना, सॉरी, क्योंकि जब भी ए और भी बी बराबर होंगे तो हमको आवेश पता नहीं होगा कि कितना होगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये सारे बराबर हैं तो ये तो कट जाएंगे, बचेगा क्या, Q' बराबर Q', यानी कि जब बराबर विभव की स्थिति आएगी और दोनों गोले समान त्रिज्या के रहेंगे, उस स्थिति में दोनों पर
आवेश बराबर बराबर मात्रा में वितरित होता है। तो ये Q आवेश बराबर बराबर मात्रा में वितरित होगा तो क्या होगा, आधा इस पे रहेगा आधा इस पे रहेगा। ओके, बात समझ में आई। आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि अगर दो गोलों को आपस में ऐसे संपर्क कराते हैं तो अगर वो समान त्रिज्या के हैं, समान आकार के हैं, तो आवेश बराबर बराबर मात्रा में दोनों पर वितरित हो जाएगा। और वितरित होगा क्यों, क्योंकि उसको विभव बराबर करना है, उसको विभव बराबर करना है। ओके, तो जैसे ही इस गोले को इस गोले के संपर्क में लाएंगे, इस पे हो जाएगा Q/2 आवेश और C पर भी हो जाएगा Q/2 आवेश, यानी कि A पर जो आवेश होगा वो Q/2 हो जाएगा। इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई संदेह नहीं है। ओके, अब देखिए C पर भी Q/2 आवेश हो गया है और कहा है कि इससे संपर्क कराने के बाद B से संपर्क कराया जाता है। तो अब तो इस पे Q/2 आवेश है और इस पर Q आवेश है, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q प्लस Q/2, इतना कुल आवेश होगा। और इस आवेश को इन दोनों गोलों पर बराबर बराबर मात्रा में वितरित करना होगा। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर केवल एक ही गोले पर आवेश था, A पर आवेश था, C पर आवेश नहीं था। तो कुल आवेश कितना था, केवल Q ही था। तो कुल आवेश केवल Q को इन दोनों गोलों में बराबर बराबर मात्रा में वितरित करना था। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक पर Q है और दूसरे पर भी Q/2 है, तो कुल आवेश कितना हुआ, Q प्लस Q/2 हुआ और इसको बराबर बराबर मात्रा में वितरित करना है। ओके, तो अब इस पे अगर हम लोग देखें तो Q प्लस Q/2 बराबर बराबर मात्रा में करेंगे तो इसको भी आधा करना पड़ेगा। तो ये तो ऊपर हो जाएगा 3/2, नीचे 2 है तो ये हो जाएगा 3/4Q। यानी कि इसको संपर्क कराने के बाद C को B से संपर्क कराने के बाद C पर आ जाएगा 3/4Q, प्लस में ही रहेगा, और इस पर भी प्लस 3/4Q इसके बाद बीच में रख दिया गया है। ओके, तो जो अंतिम स्थिति है, फाइनल कंडीशन है, वो होगा इस तरह का। ओके, ACB पर हमको आवेश पता चल गए हैं, दूरियां पता चल गई हैं, तो अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, C पर लगने वाले परिणामी बल की गणना करनी है। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये आवेश वितरण समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा लिख भी लेते हैं कि हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे और क्या मिला। चूँकि गोले C को A से संपर्क स्पर्श, इसमें दिया है किताब में स्पर्श, तो मैं स्पर्श लिखता हूँ, स्पर्श कराने पर, A से स्पर्श कराने पर दोनों गोलों के विभव बराबर होने तक आवेश A से C पर प्रवाहित होते रहेंगे। ओके, तथा समान आकार होने के कारण बराबर मात्रा में आवेश दोनों गोलों पर आ जाएगा। अतः
स्पर्श के बाद ए तथा सी पर प्लस Q/2 आवेश होगा। इसी तरह C को B से स्पर्श कराने के बाद इन दोनों पर 3/4Q तथा प्लस में लिखिए 3/4Q आवेश होगा। ओके, अब कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग लिख देंगे प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियां चित्र में प्रदर्शित हैं। सारे कन्फ्यूजन दूर। ओके, तो सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। चूंकि F दिया है, इसको लिख देते हैं कि F है क्या। A व B गोलों के बीच लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/R बराबर 10⁻⁵ न्यूटन दिया हुआ है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोगों को रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अतः Q²/R हमको यहाँ से मिल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁵। ये बन जाएगा इक्वेशन 1। ओके, एक काम और करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्रारंभिक स्थिति में। चूंकि प्रारंभिक स्थिति में A व B गोलों के बीच लगने वाला बल, तो हमको इक्वेशन 1 मिल गया है यहाँ से। ओके, अब हम लोग लिखेंगे अंतिम स्थिति में अब देखिए यहाँ पे A और C एक दूसरे पर प्रतिकर्षित बल लगाएंगे, और हम लोग इसको मान लेते हैं कि A और C एक दूसरे पर जो बल लगा रहे हैं उसका नाम है F1। ओके, और इसकी दिशा होगी A से C की ओर होगी, क्योंकि हमको ज्ञात करना है C पर लगने वाला परिणामी बल। अगर A पे लगने वाला निकालना रहता तो हम लोगों को इधर की तरफ दिशा दिखाना पड़ता, ठीक है। तो F1 जो लगेगा A से C की ओर लगेगा, यानी कि इस दिशा में लगेगा। उसी तरह से B और C के बीच जो लगने वाला बल है उसको हम लोग मान लेते हैं F2, और वो बल लगेगा किधर की तरफ, B से C की ओर। ओके, तो यानी कि अगर हमको परिणामी पता करना रहेगा तो F1 माइनस F2 कर दीजिए या F2 माइनस F1 कर दीजिए, दोनों से हमको आंसर पता चल जाएगा। ओके, और आप लोग यहाँ से अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि कौन सा बल बड़ा होगा। तो दूरियाँ समान हैं तो केवल और केवल आवेश पर निर्भर करेगा बल, तो आवेश जिसमें अधिक होगा वो वाला बल अधिक होगा। तो यहाँ पे F2 वाले में देखते हैं कि आवेश जो है इससे ज़्यादा है, यानी कि जो F2 होगा वो F1 से ज़्यादा होगा, यानी कि जो परिणामी बल आएगा
वो किधर की तरफ होगा, बी से सी की ओर ही होगा। ओके, या फिर कहें सी से ए की ओर होगा। सी पर लगने वाला परिणामी बल सी से ए की ओर होगा, इतना तो पता चल गया। तो हम लोग इसी बात को लिखेंगे। अंतिम स्थिति में माना ए द्वारा सी पर लगने वाला बल बराबर F1 तथा बी द्वारा सी पर लगने वाला बल बराबर F2। इनकी दिशाएं तथा इनकी दिशाएं चित्र में प्रदर्शित हैं। ओके, अतः F1 बराबर कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, Q/2 इंटू 3/4 Q अपान R/2 का स्क्वायर, यही है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से अभी नहीं कटेगा, 4 से 4 कटेगा ना, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 से 4 कट जाएगा। तो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा 4 कट गया है तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर। ओ, यहाँ पे एक गड़बड़ी है ना, R स्क्वायर है। ओके, अब देखिए हमको इक्वेशन 1 में Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर की वैल्यू पता है, ठीक। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, अथवा F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3/2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻⁵। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से, हो जाएगा इतना। अब यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़े आराम से कट गया और हमको F1 का मान मिल गया। अतः F1 बराबर 3/2 या फिर 1.5 भी आप लोग लिख सकते हैं, इंटू 10⁻⁻⁵ न्यूटन, एक तो पता चला, तथा F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहीं पे है। Q1 Q2 इस बार 3/4 Q है, तो ये हो जाएगा इंटू 3/4 Q अपान R स्क्वायर बटा 4, 4 से 4 एक कट जाएगा और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9/4 Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻⁵। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, अतः F2 बराबर 9/4 गुणे 10⁻⁻⁵ न्यूटन। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 2, इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 3। यहाँ पे लिखिए समीकरण 2 व 3 से गोले C पर लगने वाला परिणामी बल F बराबर होगा, सॉरी इसको अब हम लोग लिखेंगे F डैश बराबर
क्योंकि F इक्वेशन 1 में लिखा गया है, हम लोग लिख चुके हैं पहले ही कि दिया है F बराबर 10⁻⁻5 न्यूटन। तो यहाँ पर हम लोग F डैश लिखते हैं, परिणामी बल होगा F2 माइनस F1 बराबर F2 माइनस F1 करेंगे तो आएगा 9/4 माइनस 3/2 इंटू 10⁻⁻5। ओके, तो ये हो जाएगा कितना, 9 माइनस 6 यानी कि 3/4 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। अतः इसको हम लोग लिख सकते हैं F डैश बराबर 30/4 कर देंगे तो 10⁻⁻6 लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। ओके, अब इसी क्वेश्चन पर आधारित एक होमवर्क है आपके लिए, जिसमें आपको पूछा गया है कि दो एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों के विपरीत आवेश हैं, जब एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर दूर रखे जाते हैं तो 0.108 न्यूटन के बल से एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो वे एक दूसरे को 0.036 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करने लगती हैं। प्रत्येक गोली का प्रारंभिक आवेश ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। ओके, अब अगला क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आया भी है। पारे की 8 समान गोलीय बूंदें इस प्रकार आवेशित की जाती हैं कि उनमें से प्रत्येक पर 5 वोल्ट का विभव आ जाए। अब यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी गोलीय बूंद बना दी जाए तो उसका विभव कितना होगा। ओके, ये क्वेश्चन भी इजी है, तो चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला काम क्या दिया है वो लिख लेंगे। दिया है बूंदों की संख्या, छोटी बूंदों की संख्या, बूंदों की संख्या, इसको हम लोग n से प्रदर्शित कर देते हैं। तो n बराबर दिया है 8। ओके, छोटी बूंदों पर विभव, इसको भी हम लोग छोटे v से प्रदर्शित कर देते हैं। तो ये दिया है 5 वोल्ट। ओके, और कहा गया है कि इन सभी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बना दी गई है, तो उसका विभव कितना हो जाएगा। तो आपको पता है कि अगर छोटी छोटी बूंदों को मिला करके एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो छोटी बूंदों का कुल आयतन, क्योंकि आयतन भी एक अदिश राशि है, तो जुड़ जाएगा आयतन। तो आयतन जैसे ही जुड़ेगा और बड़ी बूंद बनेगी तो उन बूंदों के आयतनों का योग बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा। इतना तो पता है। तो पहले हम लोगों को त्रिज्या पता होनी चाहिए, तभी हम लोग आयतन निकाल पाएंगे। माना छोटी बूंदों की त्रिज्या r तथा आवेश q है। ओके, तथा बड़ी बूंद की त्रिज्या r तथा आवेश q है। ओके, इतना हम लोगों ने मान लिया। तो छोटी बूंद पर विभव जो कि दिया है 5 वोल्ट, वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होगा। ओके,
चूंकि अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि हम लोगों ने इसके पहले एक क्वेश्चन पढ़ा जिसमें हम लोग गोले को स्पर्श करा रहे थे, तो वहाँ पे केवल स्पर्श करा रहे थे, इसलिए वहाँ पे समस्या नहीं थी। लेकिन यहाँ पे बूंदें एक दूसरे में ही मिल जा रही हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि विभव जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर विभव जोड़ेंगे तो 8 बूंदें हैं, 5-5 वोल्ट है, तो 8 5 40 वोल्ट होना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि 40 वोल्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बूंदें जुड़ जा रही हैं आपस में, एक दूसरे में मिक्स हो जा रही हैं। तो मिक्स होने के बाद धारिता बदलती है, अगर आपको याद हो तो, है ना। तो और वहाँ पे क्या था स्पर्श कराने वाले में, वहाँ पे हम लोगों ने मिलाया नहीं था आपस में। वैसे तो धारिता दोनों अवस्था में बदली थी, लेकिन त्रिज्या नहीं बदली थी ना। यहाँ पे त्रिज्या बदल रही है, तो देखिए कैसे समस्या होती है त्रिज्या बदलने से। चूँकि दिया गया है 8 बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, अतः बड़ी बूंद का आयतन 8 छोटी बूंदों के आयतन के योग के बराबर होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो एक पाव से अगर हम लोग दूध नापते हैं तो एक पाव नाप लिया एक बार, दूसरी बार एक पाव फिर नापा, तो हम लोग कहते हैं कि आधा लीटर हो गया। तो अगर बराबर नहीं होता तो आधा लीटर कैसे हो जाता है ना। तो क्या हुआ कि 8 छोटी बूंदों हैं, तो बड़ी बूंद का जो आयतन होगा वो 8 छोटी बूंदों के आयतन के योग के बराबर होगा। सिंपल सी बात। ओके, तो यहाँ से हमको पता चलेगा अर्थात बराबर होगा, ओके, अर्थात आयतन होता कितना है गोले का, क्योंकि बूंद तो गोलाकार ही होती है। अगर हम लोग सरफेस टेंशन में जो भी पढ़ाई किए थे अगर उसको भूल जाएं तो, है ना। आइडियल अवस्था में आयतन वो बूंदें जो है गोलाकार होंगी और उनका आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और ये बराबर होगा 8 गुना के किसके 4/3 पाई आर क्यूब के। ओके, तो इससे हमको पता चलता है, ये तो कट जाएगा, आर क्यूब बराबर 8 आर क्यूब आएगा, अर्थात आर बराबर 2r आ जाएगा। ओके, ये तो हमको पता चल गया कि बड़े बूंद की त्रिज्या कितनी होगी, तथा बड़े बूंद का आवेश हम लोगों ने क्यू माना है, तो ये तो हो जाएगा 8 गुना किसका क्यू का, क्योंकि सब पे क्यू क्यू आवेश हैं, तो 8 बूंदों पर कुल मिला के कितने आवेश होंगे 8 क्यू होंगे। अतः बड़ी बूंद का विभव भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर। इसको इक्वेशन 1 कर दीजिएगा, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 एक साथ सब इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो अगर हम लोग इक्वेशन 1, 2 और 3 का इसमें इस्तेमाल करें एक साथ, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8Q अपान 2R, अथवा यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 2 व 3 से तो ये पता चल गया, हो गया, अथवा भी बराबर
1/4πε0 यहाँ पे आया है। Q/R का मान हमको पता है 5 वोल्ट इक्वेशन 1 में। V का मान तो 5 वोल्ट है। ओ यहाँ पे ये नहीं लिखा गया है, 5 वोल्ट। ठीक, तो ये 5 वोल्ट का मान हम लोग रख देंगे। तो ये हो जाएगा V बराबर 8/2 गुणे V, यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, बराबर 4 गुणे 5 वोल्ट बराबर 20 वोल्ट। पता चला त्रिज्या बदलने पे क्या समस्या हुई? आना चाहिए था 40 वोल्ट, आ गया कितना? 20 वोल्ट, और यही आंसर है। तो ये सब ध्यान रखना है कि कहाँ त्रिज्या बदल रही है, कहाँ आवेश प्रवाहित हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। तो इसी क्वेश्चन पे आधारित एक क्वेश्चन होमवर्क है आप लोगों के लिए। ओके, ये होमवर्क काफ़ी लंबा चौड़ा भी है। इसमें पूछा गया है कि पारे की n समान बूंदें इस प्रकार आवेशित की जाती हैं कि उनमें से प्रत्येक पर आवेश q कूलाम तथा विभव v वोल्ट है। अब यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी गोलीय बूंद बना दी जाए तो बड़ी बूंद पर सबसे पहला ज्ञात करना है आवेश q छोटी बूंद के आवेश q का कितना गुना हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है धारिता C छोटी बूंद की धारिता C की कितना गुना हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है विभव V छोटी बूंद के विभव V का कितना गुना हो जाएगा। और चौथा और आखिरी है, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है स्थितिज ऊर्जा U छोटी बूंद की स्थितिज ऊर्जा U की कितना गुना हो जाएगी। तो आप लोग इसको करिएगा। ओके, और आज के क्लास में बस इतना ही। तो जितने भी होमवर्क दिए गए हैं आप लोग करिए।